बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप आल यू वेल। और मेक अकेडमी की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। और जैसे कि आज जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन है ब्लड के हवाले से कि ब्लड की जो है ना कंपोजिशन वो क्या है और उसके जो है ना वो डिफरेंट पोर्शन को डिफाइन करना है ना। ब्लड क्या चीज़ है? पहले सबसे ब्लड तो एक विस्कस फ्लूइड है ना, जिसमें जो है वो जो सेलुलर पोर्शन भी है और प्लाज्मा भी है। तो सबसे पहले हम ब्लड को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और जो पोर्शन है सेलुलर पोर्शन है वो होता है 45%। अब जो 55% है प्लाज्मा, उसमें एंटीकोएगुलेंट फैक्टर आ जाते हैं और उसके साथ जो है वो रिमेनिंग पोर्शन हम उसको सीरम बोलते हैं। और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो सीरम में मौजूद होती हैं, उसके साथ सीरम में न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि जो डायग्नोसिंग की जो एरिया होती है या डायग्नोसिंग जो फोकसिंग करते हैं हम वो सीरम पे करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरम एक ऐसी डेटा हमें देता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है या एबनॉर्मल कंडीशन में है। जैसे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी का जो है वो अगर हमें हेपेटाइटिस का पता चलना हो तो हम उसकी सीरम टेस्ट करते हैं। तो सीरम जो है बहुत ही मिनरल्स और उसके साथ जो है वो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं, एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं। जैसे कि एंटीबॉडीज का हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज का एग्जांपल, हम जो आसान तरीका है एंटीबॉडीज को याद करने का वो लफ्ज लिखते हैं गैम डी। अब इस गैम डी से किस तरह से हम एंटीबॉडीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेसिकली जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। अब वो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो आईजी है। तो हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। अब इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज का जो काम होता है वो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो है ना वो साइटेशन पे उनका काम होता है। जैसे कि एंटीबॉडीज जी जो है एक वाहिद एंटीबॉडीज है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके और बेबी को जो है ना डिफेंसिव का काम करती हैं। एंटीबॉडीज ए जो है वो हम ये कह सकते हैं एंटीबॉडीज ए हमारे टीयर्स में, आंखों में जो है ना वो एंटीबॉडीज ए, और जो कान में वैक्सीज होती हैं उस वहां पे भी जो है ना वो एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और एंटीबॉडीज ई का जो काम होता है ये एलर्जिक एंटीबॉडीज है। इस कंडीशन में जब एंटीबॉडीज ई की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो एलर्जिक रिस्पांस देती है। उसके साथ हम जब सेल्यूलर पोर्शन पे आएंगे तो सेल्यूलर पोर्शन में प्लेटिलेट्स। अब प्लेटिलेट्स का काम क्या होता है? ये थ्रोम्बिंग करना, यानी जब भी कोई इंजरी की कंडीशन में जब हमारा ब्लड फ्लो करने लगता है तो उसको रोक के रखना, यानी मतलब ये है कि एक लेयर बन जाती है जिससे जो है ना वो ब्लड की जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं ब्लड थ्रोम्बिंग हो जाएगा और लॉस होने से वो बच जाएगा। तो प्लेटिलेट्स और जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स हैं ये सारी चीजें मिलके जो है ना वो एक काम करती हैं। अब उसके बाद डब्ल्यूबीसीज है। अब डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? ये भी प्रोटेक्टिव सेल्स हैं। और आरबीसी रेड ब्लड का जो सेल है वो बहुत ही जो है ना वो एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग काम होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द गैसेज। अब जैसे कि आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन लेगा। अब कहाँ से ऑक्सीजन लेगा? ये लंग से ऑक्सीजन लेगा और हार्ट को सप्लाई करेगा, और हार्ट वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, यानी जब ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा ब्लड के साथ तो हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलेंगे। अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से होके फिर आएगा हार्ट में, और हार्ट से फिर वो बॉडी को पूरी को सप्लाई होगा। अब जब वो ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी ये सारी चीजें तो वो ब्लड फ्लो करेगा हर यानी ऑर्गन के तरफ,
फिर क्या होगा, ऑक्सीजन वहां चली जाएगी और फीडबैक में वो क्या मिलेगा हमें, रिस्पांस में हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिलेगी। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी पूरी जो है वो वापस लेके फिर अपना जो है ना उनको देगी, हार्ट को देगी, और हार्ट फिर वही डीऑक्सीजनेटेड पिलर। अब हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड पिलर क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो चला गया है, अब वापस में क्या मिला है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा वो हार्ट को मिलेगा और हार्ट फिर सप्लाई करेगा लंग्स को, और लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोस्टली जो डेथ होती है, अब ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं आ रही बॉडी में तो वो बंदा जो है ना वो मर जाता है, नहीं, लेकिन ये भी है कि कभी कभार ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है। अब एसिडिटी की वजह से हमारे एंजाइम्स एक्टिविटी वो भी स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में ज्यादातर अगर रह जाएगी तो उससे क्या होगा, बॉडी जो है ना वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, बॉडी की डेथ हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज होने से भी बहुत बड़ा धचका बॉडी को हो सकता है, और बॉडी की यहां तक के जो है ना वो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इस तरह से अब हमें पता है एंजाइम्स जो होते हैं ये भी एक जो है ना वो बहुत ही काम के हैं, ये इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन कभी कभार हम इसको क्या करते हैं, हम अपने ब्लड से डायग्नोज करने के लिए एज मार्कर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है कभी कभार हम ऐसे हम अगर किसी डिजीज को जो है डायग्नोज करना होता है तो एज अ मार्कर हम एंजाइम्स की टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी जो है ना वो बॉडी की कंडीशन है। दैट्स ऑल। थैंक यू।